नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज स्वर्ण जयंती पार्क में हम मौजूद हैं। यहाँ से आपको हर जरूरी और हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुँचाएंगे। तो सुबह के आपके फेवरेट मॉर्निंग शो में हम एक बार फिर से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। बने रहिए हमारे साथ। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र सीएम को लेकर बड़ी बैठक है और देवेंद्र फडणवीस का नाम ही सूत्रों के मुताबिक नए सीएम के लिए सामने आ रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, जहाँ पर कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में फडणवीस के नाम का ऐलान वहाँ पर हो सकता है। आलाकमान ने फडणवीस के नाम पर मुहर लगाई और एकनाथ शिंदे भी कह चुके हैं कि उन्हें बीजेपी के सीएम होने से कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी के सीएम को उनका समर्थन रहने वाला है और ऐसे में ये औपचारिक घोषणा जल्द ही हो सकती है। महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस खत्म। देवेंद्र फडणवीस ही होंगे नए सीएम। फडणवीस के नाम पर लगी मुहर। महाराष्ट्र के रण में महायुति ने महाविकास अघाड़ी को चारों खाने चित कर दिया। महाराष्ट्र की जनता ने दिल खोलकर महायुति को जनादेश दिया। इसके बावजूद महायुति में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस बरकरार है। सत्ता के संग्राम में महायुति तो महाविकास अघाड़ी से जीत गया। चुनाव के वक्त महायुति के घटक दल में एक मत था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद खुलकर मतभेद सामने आ गए। वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे, वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा। इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। होगा भी क्यों नहीं, भला कुर्सी किसको प्यारी नहीं है। तभी तो रिजल्ट के 8 दिन बाद भी नए सीएम को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच कुर्सी को लेकर ठन गई, तो वहीं अजीत दादा की भी लालसा पड़ गई। लेकिन शय और मात की इस रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे निकल गए। वहीं बाद में अजीत पवार ने फडणवीस की दावेदारी को और मजबूत कर दिया। अजीत पवार ने कह दिया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। हालांकि महायुति के नेताओं का कहना है कि कोई मतभेद नहीं है। मेरी कोई किसको कौन सा खाता चाहिए, कौन मंत्री बनेगा, इसके बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। ये चर्चा ऊपर ही हो सकती है, या हमारे देवेंद्र जी, अजीत दादा है, माननीय एकनाथ जी है, ये इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे जो दिल्ली के हाईकमांड है, जो हमारे नेता है, वही निर्णय करेंगे। दरअसल अजीत पवार को एहसास हो गया कि सीएम की रेस में वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से काफी पीछे छूट गए हैं। ऐसे में अजीत दादा ने गुगली फेंकते हुए फडणवीस के नाम को उछाल दिया। महाराष्ट्र का नया बॉस कौन होगा, इसको लेकर मुंबई से दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला जारी है और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, फाइनली देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है। मतलब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। आलाकमान ने फडणवीस के नाम पर मुहर लगाई। कल होगी विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम का हो सकता है ऐलान। सीएम का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा। शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। आपको फिर से बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी कोई बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में है? तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है, इसलिए मैं और श्वेता भी यहाँ पर चाय की दुकान में आ चुके हैं। हम चाय पियेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जहाँ पर किसानों ने दिल्ली मार्च रोक, किसानों ने प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। नोएडा में किसानों का धरना प्रदर्शन इस वक्त जारी है और कल जबरदस्त जाम देखने को मिला था दिल्ली एनसीआर में। और बता दें कि किसानों ने दलित प्रेरणा स्थल पर घेरा डाला है, जो कि दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर के पास है और किसान संगठन 6 दिसंबर से मार्च शुरू करेंगे। तब तक के लिए वक्त उन्होंने प्रशासन को दिया है। किसानों ने सरकार और प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। उनका कहना है कि मांगे अगर पूरी नहीं होती तो संसद का घेराव करने के लिए वो 6 दिसंबर को फिर से दिल्ली कूच करेंगे।
किसानों ने दिल्ली कूच के फैसले को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। हजारों की संख्या में किसान अब भी नोएडा में जुटे हुए हैं। किसानों ने सरकार और प्रशासन को 7 दिनों की मोहलत दी है। किसानों का कहना है कि अगर 7 दिनों के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर से दिल्ली कूच करेंगे और संसद भवन का घेराव करेंगे। किसान लंबे समय से कई मांग कर रहे हैं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण को माफ करने की मांग, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, 10% विकसित प्लॉट देने की मांग, 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल लागू हो, आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, प्रदर्शन में शामिल किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग। किसानों के जमावड़े की ये तस्वीरें नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल की है, जहां 3000 से ज्यादा किसान धरने पर बैठे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल नोएडा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हजारों किसानों को दलित प्रेरणा स्थल पर रोका गया था, जहां पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत के बाद किसानों ने तय किया कि वो फिलहाल प्रेरणा स्थल पर ही अंदर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ठंड से बचने के लिए जहां किसानों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, तो वहीं खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आधी रात में हलवाई पूड़ी बना रहे हैं और लोग जमीन पर बैठकर पूरी और सब्जी खा रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों का आरोप है कि सरकार उन्हें लंबे समय से बरगला रहे हैं। हमारे साथ हैं, सबने निर्णय लिया है कि भाई अब दिल्ली कूच करेंगे, संसद घेराव करेंगे, क्योंकि हमारी जो मांग है, हम कई सालों से धरना दे रहे हैं, कई सालों से इधर उधर के चक्कर लगा रहे हैं, मगर शासन प्रशासन दोनों ही मिलकर के हमको बरगला रहे हैं, हमारी चीज़ों को सही से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। मुख्य तौर पे मांग हमारी दो ही है। एक तो 10% प्लॉट सभी किसानों को इक्वली मिले, जो नोएडा प्राधिकरण से प्रभावित हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से प्रभावित है और यमुना प्राधिकरण से प्रभावित हैं। दूसरी हमारी मांग ये है, जो 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल जो था, वो पूर्ण तरीके से गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ संपूर्ण भारत देश में लागू हो। ये दो ही मांग हैं। इसके इतर छोटी मोटी और भी बहुत सारी मांगे, जैसे आबादी का निस्तारण, वो उन बातों को लेकर के हम अभी नहीं चल रहे हैं। हाई पावर कमेटी में उन चीज़ों की चर्चा हो चुकी है। मुख्य हमारी अब ये दो ही मांगे हैं। रही बात हमारे धरना की, हम धरने का मन बना चुके हैं पूरी तरीके से। जैसा दिल्ली बॉर्डर पे चला था वो ट्रेलर था, हम पिक्चर अब दिखाएंगे और आंदोलन क्या होता है ये। इससे पहले अपनी मांगों को लेकर संसद घेराव के इरादे से आगे बढ़े नोएडा के किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच कर रहे थे। किसानों ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से नोएडा में घंटों तक जाम लगा रहा। महामाया फ्लाईओवर पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। हालांकि दिल्ली कूच के फैसले को टालने के बाद बैरिकेडिंग हटा दी गई। इसके बाद धीरे धीरे जाम खुला और लोगों ने राहत की सांस ली। और बंगाल की खाड़ी से उठा फिंगल तूफान के असर के चलते सोमवार को केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में भारी बारिश हुई। और तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से 40 टन वजनी चट्टान पहाड़ से लुढ़ककर सड़क पर गिरा और 2 घरों को जमींदोज कर दिया। तूफान किस तरह तबाही मचाता है, उसकी तस्दीक इन तस्वीरों के जरिए हो रही है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में फिंगल तूफान ने किस तरह कहर बरपाया है, इसकी 4 तस्वीरें देख लीजिए। वीडियो देखिए किस तरह पानी की तेज धार में बसें फंस गई है, जो बसों और गाड़ी को बहा लेने पर आमादा है। तूफान के जाने के बाद से जिले में लगातार जोरदार बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में भारी बारिश के बाद कई बसें उसी में बह गई। बताया जा रहा है कि ये सभी बसें उंदगराय बस स्टैंड पे खड़ी थी, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि बहते हुए झील के किनारे तक पहुंच गई। कई कारें भी फिंगल की दस्तक से पहले लाचार नजर आई। अब इस तस्वीर को देखिए, तूफान तो चला गया, लेकिन अपने पीछे ये तबाही छोड़कर गया है। मलबा भयानक तरीके से गिरता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ के बड़े हिस्से को अपने साथ खींच लिया हो। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और खौफनाक मंजर। ये तस्वीर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई शहर से सामने आई है, जहां रिहायशी इलाकों में ऐसे मिट्टी और पत्थरों से भरे सैलाब का कब्जा हो चुका है। हालात ये है कि इस इलाके में लोगों का घरों से बाहर निकलना किसी खतरे को मोल लेने से कम नहीं है। तिरुवन्नामलई में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 3 बच्चे समेत 7 लोग दब गए थे। हालांकि दिन भर चलाए गए राहत बचाव कार्य में 5 लोगों के शवों को निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता है।
बताया जा रहा है कि तिरुवन्नामलई में एक पहाड़ी के निचली ढलान पर बनी एक इमारत भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिसमें 2 परिवारों के 7 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और बचाव का काम जारी है। कृष्णागिरी और तिरुवन्नामलई में ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के ज्यादातर जिले इस वक्त आसमानी आफत की चपेट में है। साइक्लोन पेंजिल लैंडफॉल होने के बाद अभी थोड़ा वेस्ट डायरेक्शन में वो मूव करके अभी तिरुवन्नामलई, विलुपुरम, कृष्णगिरी, सेलम, धर्मपुरी जैसे जिलाओं में बारिश हो रहा है और उसके वजह से ये सारे लोकेशंस में हुए डैम्स सब पूरा हो गया। यहाँ पे वीडूर नामक एक डैम है और डैम में पानी पूरा हो गया और उसके वजह से डैम को गवर्नमेंट सरकार ने खुला दिया और उसके वजह से अभी ज्यादा पानी बाहर निकल रहा है और पानी अभी बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके वजह से अभी ये नदी की बैंक्स में हम देख सकते हैं आर्यपालियम गांव है और ये गांव पूरा पानी से भरा हुआ है। घरों पे और बस भी अभी हम देख सकते हैं पूरा बस पानी के अंदर गुजर गए और यहाँ पे एक वैन भी है। सारे लोग, ये गांव का लोग को सरकार ने यहाँ से निकल के रिलीफ सेंटर्स में उनको शेल्टर दिया है और अभी थोड़ी देर के पहले इवैक्यूएशन प्रोसेस हुए हैं। चक्रवात तूफान फेंगल के कारण पुडुचेरी में पिछले 2 दिन हुई बारिश ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लेकिन पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश का दौर अब भी जारी है। जो चक्रवाती तूफान था वो अब कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। इस बीच जानकारी के मुताबिक पुडुचेरी में सेना और एनडीआरएफ ने अलग अलग जगह से 200 लोगों को सुरक्षित निकाला है। 1000 लोगों को 32 कैंपों में रखा गया है। तो तूफान में तमिलनाडु में जैसे लैंडस्लाइड हुआ है उसके बाद बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं और आपको बता दें जो तस्वीरें उसमें साफ मलबा और कीचड़ देखा जा सकता है। जी हाँ, और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु की। देखिए कैसे बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान के असर के चलते सोमवार को केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में भारी बारिश हुई है। जबरदस्त बारिश के बाद क्या हालात पैदा हो गए हैं आप देख सकते हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है। ड्रोन शॉट में साफ देखा जा सकता है कितना कीचड़ यहाँ पर पसरा हुआ है। अब आपको दिखाएंगे बिहार के एसडीएम की दबंगई। मधेपुरा एसडीएम ने एक बैडमिंटन प्लेयर की जमकर पिटाई की है। जी, इस प्लेयर के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, आपको दिखाते हैं। बिहार के मधेपुरा के इंडोर स्टेडियम से एक खबर सामने आई है, जहां स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने के दौरान एडीएम गुस्से में आग बबूला हो गए। सामने आए इस वीडियो को देखिए। पहले बैडमिंटन हॉल के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा है। 2 खिलाड़ी बैडमिंटन खेल रहे हैं। उसके पीछे से ऑरेंज कलर की टी शर्ट में एक खिलाड़ी तेजी से दौड़ लगाता हुआ दिखता है और रैकेट फेंक कर मारते हुए एक शख्स भागता हुआ दिखाई दे रहा है। मानो उस शख्स के सिर पर खून सवार हो। वो खिलाड़ी का पीछे करते हुए भाग रहा है और ऑरेंज टी शर्ट वाला खिलाड़ी भी अपनी जान बचाकर भागता हुआ दिख रहा है। इस दौरान वहाँ मौजूद लोग उन दोनों को देखते रह जाते हैं। लेकिन ये वीडियो में दिख रहा शख्स मधेपुरा का एडीएम है। अधिकारी को इतना गुस्सा आया कि उसने एक युवा खिलाड़ी को ही पीट दिया। दरअसल मधेपुरा के एडीएम साहब को बैडमिंटन खेलने का शौक है। इसी क्रम में वो बैडमिंटन खेलने के लिए पहुंचे। एक खिलाड़ी को जबरदस्ती खेलने के लिए कहा। युवा खिलाड़ी ने इस दौरान एक गलत शॉट खेल दिया। बस फिर क्या था, एडीएम साहब को ऐसा गुस्सा आया कि वो दौड़ा कर लड़के को पीटने लगे। पीड़ित बैडमिंटन खिलाड़ी देवराज ने एडीएम मधेपुरा पर बैडमिंटन खिलाड़ियों से मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। तो हम पूरा थके हुए थे, तो हम 2-3 शॉट गलत खेल दिए। तो उसी प्रेशर में वो आके पता नहीं हमसे रैकेट छीनने का कोशिश किए। तो हम रैकेट नहीं दिए तो वो मेरे पीछे भागे और अपना रैकेट मेरे तरफ जोर से फेंके और वो रैकेट भी टूट गया। बैडमिंटन खिलाड़ी के सिर, गर्दन और आंखों में चोट लगी है। घटना के दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जिसमें लाल टी शर्ट पहने एक खिलाड़ी को ब्लैक जैकेट पहने एक व्यक्ति दौड़ा कर पीट रहा है। घटना के बाद से पीड़ित खिलाड़ी डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने जिला अधिकारी तरनजोत सिंह से इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि एडीएम ने इस आरोप को निराधार बताया है। अब खबर आपको कटनी से बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जनपद पंचायत अध्यक्ष गीता बारई अपने कार्यालय के सामने धरने पर बैठे।
और उनका विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। ऐसा इसलिए क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। ये कहावत तो सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाना, पर आज तक देखा नहीं होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लोगों ने पंचायत भवन के बाहर काली भैंस बांधकर बीन बजाई। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अजब गजब प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां जनपद अध्यक्ष सहित सदस्यों ने पंचायत भवन के गेट में ही भैंस बांध दी और उसके सामने बीन बजाते दिखाई दिए। दरअसल पूरा मामला कटनी जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक एसके खुद से जुड़ा हुआ है। जनपद पंचायत अध्यक्ष गीताबाई ने कहा कि पंचायतों के कामों की जांच के लिए आवेदन दिए जाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, कोई काम पूछकर नहीं किया जाता है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि जनपद अध्यक्ष के पत्रों का जवाब जनपद सीओ नहीं देते हैं। पूरे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही वजह है कि जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्यों को धरना देना पड़ा है। धरने पे हम इसलिए बैठे हैं कि मतलब कोई सुनाई नहीं है हमारी। किस प्रकार से कोई सुनाई नहीं? किसी प्रकार से नहीं है। कुछ हम कहीं जाते हैं, वहाँ की जांच लाते हैं तो कोई उत्तर नहीं देती हमको। बता दें कि इससे पहले जनपद पंचायत दफ्तर में जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा तालाबंदी की गई थी, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने वाले अनोखे विरोध की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। अब आपको तस्वीर हरिद्वार से दिखाते हैं। यहाँ पर भी बंदरों का आतंक जारी है, लोग इससे बेहद परेशान हैं। बताया जा रहा है यहाँ बंदरों के उत्पात की वजह से लोग अपने घरों के अंदर कैद रहने को मजबूर हैं। जी हाँ, बंदरों के आतंक से लोग काफी परेशान हो गए हैं। पहले देखिए बंदरों की नसबंदी के लिए ये बड़ा बनाया गया था, बाड़ा बनाया गया था, लेकिन अब सारे लोगों के लिए ये लोग अब मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की शिकायत से वन विभाग से शिकायत भी की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बंदरों का तो बहुत तगड़ा आतंक है, खेती को ये नुकसान कर रहे हैं। घरों में जो राशन रखा ना है, टंकी का ढक्कन उगाड़ उगाड़ के भी राशन खा जाए तो बच्चों को स्कूल भेजते तो बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो रखा है। इतना दुखी कर रखा है इन बंदरों ने। क्या कारण है? कारण यही है कि वन विभाग वाले ये रेस्क्यू सेंटर बनाया है। जब से रेस्क्यू सेंटर बनाया, जब से ज्यादा आतंक है इन बंदरों का। उससे पहले इतना नहीं था। वहाँ के लोगों ने भी आंदोलन करा, उन्होंने घेराव किया, वन विभाग का घेराव किया, लेकिन उसका कोई भी असर किसी भी सूरत दिखाई देना कहीं भी दिखाई नहीं दिया। और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी आज तक ऐसा एक्शन नहीं लिया गया या कोई ऐसी कोई योजना बनाई गई हो कि जिससे वहां के ग्रामीणों को राहत मिल सके। अब मेरा खुद घर जो है वो जंगल के किनारे है। बंदरों का आतंक इतनी बड़ी तादाद में है कि उसको फेस करना बड़ा मुश्किल काम है। 4 दिसंबर यानी कि कल नौसेना दिवस है और इसको लेकर के ओडिशा के पुरी में भव्य तैयारी की गई। नेवी समेत तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी चीफ गेस्ट होंगी, जिनके सामने नौसेना की शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। भव्य नौसेना दिवस के लिए पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। समुद्र से लेकर आसमान तक भारतीय नौसेना के जलवीर अपना दमखम दिखा रहे हैं। रिहर्सल के जरिए इंडियन नेवी एक तरफ दुनिया को तो अपनी ताकत दिखा ही रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंद के दुश्मनों को भी सावधान कर रही है। अगर किसी ने भी समुद्र से भारत के खिलाफ आंखें तरेरी तो उसकी जल समाधि बना दी जाएगी। भारतीय सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को देखिए किस तरह से ये समुद्र के पानी को छलनी कर रहे हैं। फाइटर हेलीकॉप्टर के जरिए दनादन गोलियों की बरसात की जा रही है। फाइटर प्लेन भी आसमान में करतब दिखाने के लिए अभ्यास में जुटे हैं। नेवी डे में भारतीय नौसेना के जंगी जहाज भी दमखम दिखाने के लिए समुद्र में उतरे हुए हैं। काफी तादाद में यहाँ पर युद्धपोत रिहर्सल कर रहे हैं। मार्कोस कमांडो और नेवी के पैराट्रूपर भी नेवी डे के दिन शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पीछे नहीं है। बीच पर नेवी के जवान जोरदार अभ्यास कर रहे हैं। इसके साथ ही एक शानदार लेजर शो, एक नौसेना बैंड, संगीत कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। नेवी पुरी के तट पर ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाली है। नेवी के मुताबिक 4 दिसंबर का आयोजन बेहद रोमांचक होने वाला है, जिसमें नेवी के जवान बेड़े की ताकत और अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान युद्धपोत, समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन, नौसेना के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
नौसेना ने सम्मान और परंपरा को जीवित रखने के लिए समारोह का पहला निमंत्रण श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ को दिया। कमांडिंग ऑफिसर ने मंदिर का दौरा किया और ओडिया परंपराओं के साथ निमंत्रण दिया।